विनायक दामोदर सावरकर भारत के एक ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध क्रांति की शुरुआत उनके ही देश में रहते हुए की थी। सावरकर से प्रभावित होकर एक क्रांतिकारी ने भरी सभा में एक अंग्रेज अफसर को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इतने प्रभावी क्रांतिकारी नेता होने के बावजूद आजादी के बाद सावरकर को कभी वो सम्मान नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक शहर के निकट बागुर गांव में हुआ था। इनका परिवार एक मराठी चितपावन ब्राह्मण परिवार था। इनके माता पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर और राधाबाई था और इनके परिवार में इनके 2 भाई और एक बहन थी। सावरकर जब केवल 9 साल के थे तब हैजे की महामारी में इनकी माता का देहांत हो गया और इसके 7 साल बाद प्लेग की महामारी में इनके पिता की भी मृत्यु हो गई, जिसके बाद सावरकर के बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर ने परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाई। माता पिता की मृत्यु के बाद सावरकर के परिवार को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आर्थिक स्थिति खराब होते हुए भी गणेश ने अपने भाइयों की शिक्षा का समर्थन किया। सावरकर को पढ़ने के साथ साथ कविताएं लिखना भी बहुत पसंद था। उन्होंने अपनी पहली कविता 11 साल की उम्र में लिखी। सावरकर के मन में देश के लिए प्रेम भाव था। वो देश को आजाद देखना चाहते थे। सावरकर और उनके भाइयों ने मिलकर 1899 में नासिक में एक क्रांतिकारी संगठन मित्र मेला की स्थापना की थी। संगठन के माध्यम से सावरकर युवाओं को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हथियार उठाने के लिए प्रेरित करते थे। 1904 में इस संगठन का नाम बदलकर अभिनव भारत सोसाइटी कर दिया गया। साल 1901 में यमुनाबाई के साथ सावरकर की शादी हुई और इसी साल उन्होंने अपनी मैट्रिक की पढ़ाई भी पूरी की, जिसके बाद उन्होंने बीए के लिए पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में एडमिशन लिया। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद सावरकर ने फर्ग्यूसन कॉलेज में देश की पहली विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। साल 1906 में सावरकर को श्यामजी कृष्ण वर्मा छात्रवृत्ति मिली, जिससे उनको भारत से बाहर लंदन जाकर पढ़ने का मौका मिला। वहां जाकर सावरकर ने ग्रेज इन लॉ कॉलेज में प्रवेश लिया और वकालत की पढ़ाई करनी शुरू की और श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित इंडिया हाउस में रहने लगे। सावरकर ने लंदन में रहते हुए फ्री इंडिया सोसाइटी का निर्माण किया, जिसमें वो भारतीय छात्रों को आजादी के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करते थे। सावरकर ने 10 मई 1907 को इंडिया हाउस में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती मनाई और अपने रिसर्च से 1857 के संग्राम को ब्रिटिश राज्य के खिलाफ देश की पहली स्वतंत्रता की लड़ाई बताया। सावरकर ने जून 1908 में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 लिखी। इस किताब ने कई क्रांतिकारियों को देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ने को प्रेरित किया। सावरकर से प्रभावित होकर 1 जुलाई 1909 को उनके साथी मदन लाल ढींगरा ने एक सार्वजनिक बैठक में अंग्रेज अफसर कर्जन वायली को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद ब्रिटेन और भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ने लगी। गतिविधियों को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने मदन लाल ढींगरा को गुप्त रूप से मौत के घाट उतार दिया, लेकिन उनकी मौत से लंदन में पढ़ रहे भारतीय छात्र भड़क गए। सावरकर ने क्रांति की आग को और अधिक भड़काने के लिए ढींगरा को एक देशभक्त बताते हुए उन पर लेख लिखा, जिस कारण ब्रिटिश सरकार ने सावरकर पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगाते हुए उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। दूसरी तरफ इंडिया में अभिनव भारत के सदस्य अनंत लक्ष्मण कान्हारे ने 21 दिसंबर 1909 को नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या कर दी, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने अभिनव भारत के सदस्यों को गिरफ्तार करना शुरू किया और जब पुलिस ने हत्या की जांच की तब पता लगा कि जिस पिस्तौल से जैक्सन की हत्या की गई थी वो पिस्तौल विनायक दामोदर सावरकर ने लंदन से इंडिया भेजी थी, जिसके बाद सावरकर को 13 मई 1910 को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर हत्या के मुकदमे चलाए गए। मुकदमों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें इंडिया ले जाने का फैसला किया गया। सावरकर को जब इंडिया जाने की बात पता चली तब सावरकर ने जहाज से कूदकर भाग जाने की योजना बनाई। वो भागने में सफल भी हुए, लेकिन किनारे पर पहुंचते ही उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। 24 दिसंबर 1910 को ब्रिटिश सरकार ने सावरकर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 21 जनवरी 1911 को उन्हें दोबारा आजीवन कारावास की सजा दी गई। इस तरह ब्रिटिश सरकार ने सावरकर को 25-25 साल की 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसके बाद सरकार ने सावरकर को उम्र कैद की सजा काटने के लिए पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल में भेज दिया, जिसे कालापनी की जेल के नाम से भी जाना जाता है। ये जेल कोई आम जेल नहीं थी। यहाँ पर उन भारतीय कैदियों को रखा जाता था जो ब्रिटिश सरकार के लिए बड़ा खतरा बन सकते थे। यहाँ पर कैदियों को बहुत सी असहनीय यातनाओं का सामना करना पड़ता था। कैदियों को यहाँ कोल्हू के बैल की तरह जूझकर नारियल और सरसों का तेल निकालना पड़ता था।
कैदियों को जेल के साथ लगे जंगलों को साफ करके पहाड़ी जमीन को समतल करना होता था। इतना ही नहीं, अगर कोई कैदी काम करते हुए थोड़ा सा भी रुक जाता तो उन्हें कोड़ों से मारा जाता। उन्हें इतना काम करने के बाद भी भरपेट खाना नहीं दिया जाता था, और जो खाना दिया जाता वो भी कोई खाने लायक नहीं था। एक समय की प्यास भी ना बुझे इतना सा पानी उन्हें पूरे दिन भर के लिए पीने को दिया जाता था। यहाँ पर कैदियों का जीवन नरक के समान था। सावरकर ने यहाँ रहते हुए अनगिनत कठिनाइयों का सामना किया। ऐसी परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और जेल की दीवारों पर कोयले और कील की मदद से 6000 से अधिक देशभक्ति पर आधारित कविताएं लिखी और उन कविताओं को याद किया। जेल में होने के कारण सावरकर देश की आज़ादी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे, इसलिए वो जेल से कैसे भी करके बाहर निकलना चाहते थे। सावरकर ने जेल से बाहर निकलने के लिए ब्रिटिश सरकार को मर्सी पिटीशन लिखी, जिससे कि उनकी सजा को माफ कर दिया जाए और उन्हें रिहा कर दिया जाए। उन्हें ब्रिटिश कानून ना तोड़ने और विद्रोह ना करने की शर्त पर मई 1921 को काला पानी की जेल से निकालकर भारत लाया गया। भारत लाने के बाद उन्हें कुछ दिन के लिए रत्नागिरी की जेल में रखा गया और फिर बाद में उन्हें पुणे की यरबदा केंद्रीय जेल में भेज दिया गया, जहां पर सावरकर 1921 से 1924 तक रहे। फिर सरकार ने 6 जनवरी 1924 को सावरकर को जेल से रिहा कर दिया, लेकिन रिहाई के बाद भी सरकार ने उन पर बहुत से प्रतिबंध लगाए हुए थे, जिस कारण सावरकर बिना सरकार की परमिशन के रत्नागिरी जिले से बाहर नहीं जा सकते थे और न ही किसी राजनीतिक क्रियाकलाप में भाग ले सकते थे। सरकार द्वारा उनकी प्रतिबंधित स्वतंत्रता की अवधि को बढ़ाया जाता रहा और अंत में 4 जनवरी 1937 को उन्हें सभी बंधनों से मुक्त कर दिया गया, जिसके बाद सावरकर 1 अगस्त 1937 को बाल गंगाधर तिलक की डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी में शामिल हुए। इसी बीच 7 जनवरी 1925 को सावरकर की पुत्री प्रभात का जन्म हुआ और 17 मार्च 1928 को इनके पुत्र विश्वास का जन्म हुआ। सावरकर हिंदू जातियों में हो रहे भेदभाव के सख्त खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने फरवरी 1931 को मुंबई में पतित पावन मंदिर की स्थापना की थी, जो सभी हिंदुओं के लिए समान रूप से खुला था। 22 जून 1941 को सावरकर की मुलाकात नेताजी सुभाष चंद्र बोस से हुई। 16 मार्च 1945 को इनके भाई गणेश दामोदर सावरकर का निधन हुआ। 1947 में सावरकर ने भारत विभाजन का विरोध किया। सावरकर जीवन भर अखंड भारत के पक्ष में रहे और जब 15 अगस्त 1947 को देश की आज़ादी के बाद पत्रकारों ने सावरकर की प्रतिक्रिया जाननी चाहिए, तब सावरकर ने पत्रकारों से कहा कि मुझे स्वराज प्राप्ति की खुशी है, परंतु वह खंडित है, इसका दुख है। 5 फरवरी 1948 को गांधी जी की हत्या के बाद सावरकर पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगा, जिस कारण सावरकर को गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो निर्दोष साबित हुए। 19 अक्टूबर 1949 को इनके छोटे भाई नारायण दामोदर सावरकर का निधन हुआ और 8 नवंबर 1963 को सावरकर की पत्नी यमुनाबाई का भी निधन हो गया। सितंबर 1965 से सावरकर को तेज बुखार रहने लगा, जिसके बाद उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। 1 फरवरी 1966 को सावरकर ने अपने अंतिम समय तक उपवास करने का निर्णय लिया और 26 फरवरी 1967 को बंबई में सुबह के लगभग 10 बजे सावरकर ने अपने प्राणों को त्याग दिया।